वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। इससे पहले डायबिटीज़ क्या है, उसका पैथोजेनेसिस और उसके क्लिनिकल फीचर्स ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। चैनल पे वीडियो है, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे ना वो एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटीज़ का। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जान लेते कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता क्या है। तो पहले तो ये मेडिकल इमरजेंसी है और ये मोर कॉमनली टाइप 1 डायबिटीज़ में पाया जाता है। इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं। तो जो मेन दिक्कत इसमें होती है ना वो है कि एब्सोल्यूट इंसुलिन डिफिशिएंसी, मतलब हम जितना इंसुलिन दे रहे हैं या तो उतना सफिशिएंट नहीं है पेशेंट के लिए, या तो इस वजह से। और ये जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है ना, ये मोस्ट कॉमनली उनमें होता है जिनको पता ही नहीं रहता कि दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन उनका कीटोएसिडोसिस के साथ होता है, तो कुछ उस तरह से होता है। तो जब एब्सोल्यूट इंसुलिन डेफिशिएंसी होता है या फिर कोई स्ट्रेस वाला कंडीशन होता है, इन्फेक्शन का कंडीशन होता है, या फिर इनसफिशिएंट इंसुलिन इनटेक, मतलब कॉम्प्लायंस उनका ठीक नहीं इंसुलिन को लेके, उस टाइम में क्या होता है ना, इंसुलिन क्योंकि कम हो जाता है तो ग्लूकोज अपटेक सेल्स में कम हो जाता है, ठीक है। और वहीं पे जो दूसरे काउंटर रेगुलेटरी हॉर्मोन्स है उनका लेवल्स बढ़ जाता है, जैसे ग्लूकागॉन हो गया, कैटेकोलामाइंस हो गया, कॉर्टिसोल ग्रोथ हार्मोन, इन सब का बढ़ जाता है। तो उसके चलते लाइपोलाइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ग्लूकोज की यूटिलाइजेशन कम हो जाता है, प्रोटियोलाइसिस बढ़ जाता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ जाता है। मतलब आप देख रहे हो ओवरऑल क्या हो रहा है ना कि प्लाज्मा ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। सारे मैकेनिज़म्स ऐसे ही है कि प्लाज्मा ग्लूकोज को वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए। तो अब क्योंकि फ्री फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो वो कीटोजेनेसिस में चले जाएंगे। तो कीटोन बॉडीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लड में बढ़ने लगेगा, उसके चलते कीटोएसिडोसिस होता है और लैक्टिक एसिडोसिस होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप मेंशन कर लो कि जो लैक्टिक एसिडोसिस होता है ना, ये अल्टीमेटली ब्लड में एसिडिक पीएच बनाता है और ये एसिडिक पीएच जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को डैमेज करता है। तो उससे क्या होता है कि जो एसिड है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है और वहाँ पे होता है मेटाबॉलिक एन्सेफेलोपैथी, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या होता है, क्योंकि ग्लूकोज अपटेक कम होता है, प्रोटियोलाइसिस होता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, तो इन सब के चलते जो ग्लूकोनियोजेनिक सबस्ट्रेट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, जिससे ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है लीवर में और अल्टीमेटली हाइपरग्लाइसीमिया होता है। क्योंकि बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है तो किडनी में भी वो पहुँचेगा ही, तो यूरिन में ग्लूकोज आएगा तो ग्लूकोसूरिया होगा ऑस्मोटिक डायूरेसिस की वजह से। ऑस्मोटिक डायूरेसिस का मतलब है कि जब ब्लड में ऐसा कोई ऑस्मोटिकली एक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट हो, जैसे ग्लूकोज हो गया, तो वो तो यूरिन में आएगा ही, साथ ही वो अपने साथ बहुत सारे वाटर को भी लेके आएगा। तो उसके चलते वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स दोनों ही कम हो जाते हैं क्योंकि वो यूरिन में लॉस होता है और उसके चलते डिहाइड्रेशन होता है। तो अब अगर इस डिहाइड्रेशन के स्टेट में पेशेंट फ्लूइड इनटेक अपना कम करते हैं तो वहाँ पे एक दूसरा कॉम्प्लिकेशन होता है जिसको हाइपर ऑस्मोलैरिटी बोलते हैं। अब हाइपर ऑस्मोलर कोमा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप बस याद रखिए कि इसमें डिहाइड्रेशन भी होता है और उसके चलते फिर किडनी के फंक्शन ख़राब हो जाते हैं। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा कि हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है, जो कि हमने यहाँ पे देखा, हाइपर कीटोनीमिया हो रहा है क्योंकि फ्री फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है। साथ ही डिहाइड्रेशन भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है। तो ये सब जो होता है ये बेसिकली इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन डिफिशिएंट है और काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स जैसे ग्लूकागॉन हो गया, कैटेकोलामाइंस हो गया, कॉर्टिसोल हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गए, ये सारे बढ़े हुए हैं। ये दो मैकेनिज्म की वजह से पूरा का पूरा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस काम कर रहा है। अब हम देखते हैं इसके कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स कि एक इंडिविजुअल में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कब होता है या फिर क्यों होता है। तो इसको आप याद कर सकते हो। पहले तो 3 आईज़ हैं, क्या क्या है उनमें, इन्फेक्शन जैसे न्यूमोनिया हो गया, यूटीआई हो गया, इनएडिक्वेट इंसुलिन हो गया, या फिर इन्फाक्शन जैसे सेरिब्रल हो, कोरोनरी हो, कोई भी चीज़ में इन्फेक्शन है तो हाइपोक्सिया, तो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा ब्लड। दूसरा है स्ट्रेस, कोई भी तरह का स्ट्रेस हो, फिज़िकल हो, इमोशनल हो, हमने यहाँ पे देखा स्ट्रेस में भी होता है। तो बस स्ट्रेस हो गए, ड्रग्स हो गए,
या फिर कोई अल्कोहल हो गया, या फिर प्रेगनेंसी वाले कंडीशन, हाइपरथायरॉयड, कोई ऐसा कंडीशन जिसमें आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। या फिर जैसे एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो गया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है। तो ये सारे हो गए इसके प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। तो हमने मैकेनिज़्म देख लिया, पैथोजेनेसिस कैसे होता है, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स देख लिए। अब हम देखते हैं कि इसके वजह से क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आते हैं। तो चलिए क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो क्लिनिकल फीचर्स आते हैं ना, वो इसलिए आता है क्योंकि 2 रीज़न से। एक तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, ग्लूकोज बॉडी में बहुत ज़्यादा है, और दूसरा एसिडोसिस हो चुका है। ये 2 रीज़न्स की वजह से क्लिनिकल फीचर्स आता है। तो डायबिटीज़ का क्लिनिकल फीचर्स जैसे आपको पहले से पता है, पॉलीयूरिया होता है, पॉलीडिप्सिया होता है, उसके साथ ही नोज़िया, वॉमिटिंग, वीकनेस, वेट लॉस, ये सब हो सकता है। ब्लड विजन हो सकता है अगर रेटिना को अफेक्ट किया है तो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है। तो ये सारे उसके क्लिनिकल फीचर्स रहेंगे। एक दूसरा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर जो है वो है एब्डोमिनल पेन, और ये क्लासिकली पेरिअम्बिलिकल होता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जो पेशेंट होता है वो सिर्फ पेन एब्डोमेन के साथ आता है, और मोस्ट ऑफ तो डॉक्टर्स जो हैं वो इस लाइन में सोचते हैं कि कोई एक्यूट एब्डोमेन वाला कंडीशन है, जैसे अपेंडिसाइटिस हो गया या फिर पैंक्रेटाइटिस हो गया, पर उसका अंडरलाइंग कॉज डायबिटिक कीटोसिडोसिस होता है। तो इसलिए प्रॉपर हिस्ट्री और फिज़िकल एग्जामिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर अब फिज़िकल फाइंडिंग्स में आएंगे तो वही चीज़ है, क्योंकि डिहाइड्रेशन हुआ है हमने देखा था, तो इसमें फ़ीचर्स रहेंगे डिहाइड्रेशन और एसिडोसिस के। तो डिहाइड्रेशन के फ़ीचर्स आपको पता होने चाहिए कि ड्राई स्किन होता है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जेवीपी गिर जाता है, टैकीकार्डिया होता है, हाइपोटेंशन होता है, मेनली ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। तो ये सब तो है ही, और इसके साथ यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट है वो है कुस्मॉल ब्रीथिंग, जिसको बोलते हैं डीप, रैपिड और हाइपर वेंटिलेशन रेस्पिरेशंस। अब ये होता क्यों है? देखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें एसिडोसिस होता है ना। तो बॉडी में एसिड ज़्यादा है, तो अब बॉडी चाहेगी कि वो उस एसिड को हटाए, तो उसके लिए वो क्या करती है? हाइपर वेंटिलेट करती है। हाइपर वेंटिलेशन से क्या होता है? CO2 वॉश आउट। तो जैसे CO2 वॉश आउट हो जाएगा तो उस तरह से जो pH है वो फिर इंक्रीज़ होने लगेगा, मतलब टुवर्ड्स एल्कली जाने लगेगा, क्योंकि CO2 वॉश आउट हो गया। तो इसलिए यहाँ पे रैपिड ब्रीदिंग होती है, जिसको हम नाम देते हैं कुस्मॉल ब्रीदिंग। तो कुस्मॉल ब्रीदिंग बेसिकली एक कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है, ठीक। और यहाँ पे दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फ्रूटी स्मेल, या फिर जो कीटोन्स है ना उनकी वजह से एक स्वीट स्मेल आता है पेशेंट के ब्रेथ में। ये भी एक इंस्टेंट डायग्नोसिस का फीचर है। इसके अलावा दूसरे जो फीचर्स है उसमें बहुत कुछ हो सकता है, जैसे CNS को इन्वॉल्व किएगा तो मेंटल एपैथी, कन्फ्यूजन और सेरिब्रल इडीमा के साइंस आ सकते हैं। सेरिब्रल इडीमा जो है ना, ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ है इन चिल्ड्रन। तो सेरिब्रल इडीमा के क्या क्या फीचर्स आएंगे? तो उसमें हेडेक आ सकता है, अल्टर्ड सेंसोरियम आ सकता है, बाउल ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, सीजर्स, ब्रैडिकार्डिया, हाइपरटेंशन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था हाइपोटेंशन और टैकीकार्डिया, लेकिन अगर सेरिब्रल इडीमा है तो वहाँ पे ब्रैडिकार्डिया और हाइपरटेंशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशंस पे। अब इन्वेस्टिगेशंस पे अगर हम बात करें तो अब कॉमन सेंस से सोचिए कि हम क्या क्या करेंगे। पहले हमको ग्लूकोज चेक करना है कि उसका ग्लूकोज लेवल राइज हुआ है कि नहीं, यूरिन में कीटोन्स है कि नहीं, ब्लड में कीटोन का लेवल क्या है। अभी हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो पोटेशियम, ग्लूकोज, सोडियम, इन सब का लेवल्स क्या है। और फिर ABG करेंगे जानने के लिए कि एसिडोसिस से, अल्कैलोसिस से क्या चल रहा है, इन्फेक्शन को स्क्रीन करेंगे। तो इस हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। तो पहला जो है हमारा वो है यूरिन का एग्जामिनेशन, उसमें हम ग्लूकोज और कीटोन्स को देखेंगे। दूसरा है प्लाज्मा में 2 चीज़ें दिखेंगी, ग्लूकोज और कीटोन अगेन। तो ग्लूकोज इसमें रेज होगा, लेकिन कितना रेज होगा? इसका एक रेंज होता है जो होता है 350 मिलीग्राम परसेंट, मतलब बेसिकली ये 250 से 350 तक रहता है। उससे ज़्यादा रेंज में गया तो फिर वो हाइपरऑस्मोलर कोमा में चला जाता है। तो आप याद रखिए 350 होता है इसका रेंज। और कीटोन बॉडीज़ को देखेंगे तो कौन सा कीटोन बॉडी रेज होता है? बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। अगर आपको पता होगा दो तरीके के कीटोन बॉडीज़ हम देखते हैं, एक होता है एसिटोएसिटेट और एक होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट।
तो मेनली हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट देखते हैं इसमें। उसके बाद तीसरे में हम सारे इलेक्ट्रोलाइट, तो जो ग्लूकोज होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू सोडियम, और जो पीएच होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू पोटेशियम। तो इससे क्या होता है कि अगर इस केस में देख लो ग्लूकोज बढ़ा हुआ है तो सोडियम उस हिसाब से कम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखिए सोडियम लेवल्स आर लो। दूसरा चीज़ ये भी है कि क्योंकि वॉमिटिंग हो रहा है और आपने यहाँ पे देखा था डिहाइड्रेटेड है, तो इसलिए भी सोडियम कम है। और पोटेशियम यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि पीएच यहाँ पे डिक्रीज्ड है, एसिडोसिस है, तो पोटेशियम उस हिसाब से नॉर्मल या फिर रेज्ड होगा। बेसिकली यहाँ पे रेज होता है। अब यहाँ पे जो रेज होता है ना, इस कंडीशन को बोला जाता है कंपार्टमेंट शिफ्ट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सिर्फ याद करना ज़रूरी नहीं है कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, उनके लेवल्स क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है कि वो क्यों होता है, तो उससे आप ज़्यादा क्वेश्चन आंसर कर पाते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम का लेवल रेज इसलिए होता है क्योंकि एसिडोसिस में शिफ्टिंग होती है। पोटेशियम जो बेसिकली एक इंट्रासेलुलर आयन है वो शिफ्ट होती है एक्स्ट्रा सेलुलर में, ठीक है, इसलिए पोटेशियम का लेवल रेज हो जाता है ब्लड में। तो अब हम नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे वो है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट में क्या होता है कि बाइकार्बोनेट के लेवल्स लो होते हैं। वो क्यों होते हैं लो, क्योंकि एसिडोसिस है, तो मतलब H+ ज़्यादा है बॉडी में। तो अब ये क्या करेंगे, ये बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन कर जाएंगे, तो यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो है वो सारे यूज्ड अप हो जाएंगे, इसीलिए उनका लेवल स्लो आएगा। क्यों ये बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ताकि ये H2CO3 बनाए और फिर ये आगे जाके H2O और CO2 बनाए, और यही CO2 है जो फिर वहाँ पे वॉश आउट हो जाता है, जिसके चलते आपको हाइपर वेंटिलेशन और कुछ स्मॉल ब्रीदिंग देखने को मिलता है। फोर्थ हम देखेंगे वो है फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस पहले हाई रहता है लेकिन उसका टोटल बॉडी डेफिसिट लो रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, ये 4 चीज़ें देखनी है, एक पोटेशियम का हो गया, सोडियम का हो गया, बाइकार्बोनेट का हो गया और फॉस्फोरस का हो गया। और ये प्लीज़ याद रखना कि ग्लूकोज जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सोडियम होता है और पीएच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेशियम होता है, ठीक। तो हमने देख लिया यूरिन में क्या करना है, प्लाज्मा में क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लेवल में क्या करना है। फिर हम देखते हैं ब्लड का। तो ब्लड में बेसिकली हम देखेंगे कि अगर इन्फेक्शन है तो ल्यूकोसाइटोसिस हो सकता है, तो उसके लिए इन्फेक्शन स्क्रीन भी कर लेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, एबीजी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमको हाई एनआयन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम यहाँ पे केएफटी कर सकते हैं, तो सीरम, क्रिएटिनिन, वो सब, और ब्लड यूरिन नाइट्रोजन, इससे पता चलेगा कि रीनल फंक्शन का स्टेटस क्या है। और क्योंकि मैंने बोला था एक्यूट पैंक्रेटाइटिस भी एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, तो उसको रूल आउट करने के लिए अमाइलेज टेस्ट करते हैं, तो टू रूल आउट एक्यूट पैंक्रेटाइटिस, ठीक है। लास्ट में हम ईसीजी कर सकते हैं कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन अगर हुआ होगा उसको रूल आउट करने के लिए, क्योंकि इन्फाक्शन भी एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर था। तो अब हम आते हैं इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने बोला था कि जो ग्लूकोज का लेवल है वो 250 to 350 रहना चाहिए, 350 उसका अपर लिमिट है। तो यहाँ पे अगर प्लाज्मा ग्लूकोज मोर देन 250 है, और क्योंकि एसिडोसिस है तो पीएच लेस देन 7.3 है, बाइकार्बोनेट भी गिरा हुआ है, लेस देन 15 है, कीटोनीमिया या फिर कीटोन्यूरिया है, और अनायन गैप ऑफ मोर देन 12। तो इससे क्या प्रूव हो रहा है ये कि हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो अगर आपको ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, बाइकार्बोनेट कम है, कीटोनीमिया है और हाई एनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, तो ये कंफर्म करता है डायबिटिक कीटोसिडोसिस को। अब इसके चलते डायबिटिक कीटोसिस के 3 ग्रेड्स हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। तो ये कैसे हम करते हैं, एक तो आर्टेरियल पीएच को कंसिडरेशन में लेते हैं और सीरम बाइकार्बोनेट को लेते हैं। तो अगर 7.25 से 3.0 के अंदर है वो माइल्ड है, 7.0 से 7.24 तक है तो मॉडरेट है, लेस देन 7 है तो सीवियर है। वहीं बाइकार्बोनेट अगर 15 to 18 है तो माइल्ड है, 10 to 15 है तो मॉडरेट है, लेस देन 10 है तो सीवियर है। और अब देखना हर चीज़ में ये जो ग्लूकोज है वो मोर देन 250 है, यूरिन में कीटोन बॉडीज पॉजिटिव ही है, लेकिन जो सीएनएस है वो जैसे सीवियर की तरफ जाएगा वैसे वैसे स्टूपर और कोमा डेवलप होता है, जबकि माइल्ड वाले में वो अलर्ट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा DKA का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब हम आते हैं फाइनली इसके मैनेजमेंट में।
इसका मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तो बेसिकली हमारे गोल्स क्या क्या है कि पेशेंट को रिहाइड्रेट करना, हाइपरग्लाइसेमिया को ठीक करना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को करेक्ट करना, एसिड बेस को ठीक करना, जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं उनको कम करना और कॉम्प्लिकेशंस को ट्रीट करना। तो हम इसको ना 4 हेडिंग्स में देखेंगे। पहले तो फ्लूइड के बारे में देखेंगे, फिर हम इंसुलिन का देखेंगे, फिर तीसरे में हम देखेंगे कि एसिड बेस बैलेंस का क्या होता है, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि पोटेशियम का क्या करना है। तो ये 4 हेडिंग्स में आपको देखना है। तो पहले हम फ्लूइड रिससिटेशन का देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो फ्लूइड ऑफ चॉइस है ना वो है 0.9% नॉर्मल सलाइन। यही हमारा फ्लूइड ऑफ चॉइस है। अब आप पूछोगे कि रिंगल एक्टेड क्यों नहीं, क्योंकि रिंगल एक्टेड में ऑलरेडी पोटेशियम होता है और हमने देखा है कि यहाँ पे जो पोटेशियम का लेवल्स है वो बढ़ा हुआ ही है, तो हम और उसको पोटेशियम ऐड नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए जो नॉर्मल सलाइन हम यूज़ करते हैं वही हमारा फ्लूइड ऑफ चॉइस है। और हमको मिनिमम 3 to 5 लीटर इतना तो रिप्लेस करना ही है, क्योंकि इतना लॉस होता है। ठीक, तो अब देखते हैं कि इसको करेक्ट कैसे करना है। सबसे पहले 0.9% NaCl जो है इसको हमको 1 to 3 लीटर देना है फर्स्ट आवर में। तो बेस्ट होगा अगर आप 1 लीटर ही याद रखो, 1 लीटर फिर आपको हर जगह रिपीट होने वाला है। सेकेंड आवर में भी 1 लीटर देना है, उसके बाद अगले 2 घंटे के लिए भी 1 लीटर ही देना है। तो ऐसा आपको करते जाना है। फिर आपको सीरम का सोडियम लेवल चेक करना है। ठीक है, इतना देने के बाद सीरम का सोडियम लेवल चेक करना है। अगर सीरम का सोडियम लेवल लो है तो फिर आपको वही 0.9% NaCl कंटिन्यू करना है 4 to 14 ml में। ये वाला है जो है ना, इसको कंटिन्यू करना है। वहीं अगर सीरम सोडियम हाई है तो अब आपको 0.45% देना है। इंस्टेड ऑफ 0.9 अब आपको 0.45% करना है। क्यों? क्योंकि हमने बोला था कि सोडियम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्लूकोज। ठीक है ना, तो अगर यहाँ पर सोडियम बढ़ जा रहा है तो ग्लूकोज कम हो जाएगा। तो हमको ग्लूकोज को एक लेवल में मेंटेन करके रखना है। तो इसके लिए हम इंश्योर करेंगे कि सोडियम भी नॉर्मल रेंज में रहे और ग्लूकोज भी नॉर्मल रेंज में रहे। तो इसलिए अगर सोडियम हाई हो रहा है तो वहाँ पे हम 0.45% NaCl देंगे। ठीक है, वहीं अगर लो था तो नॉर्मल 0.9% में ही हम काम चला रहे थे। तो ये हो गया हमारा फ्लूइड के बारे में। अब हम देखते हैं इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन में हमको सबसे पहले जो है रेगुलर इंसुलिन देना है। अगर ये आपके बुक्स में मेंशन नहीं है तो आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए रेगुलर इंसुलिन 0.1 यूनिट पर kg IV बोलस, ये हमारा पहला रहेगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम 0.1 यूनिट पर kg पर आर रेगुलर इंसुलिन इन्फ्यूजन में देंगे। पहले बोलस फिर इन्फ्यूजन डोज में लाएंगे उसको, और आरली उसको मॉनिटर करते रहेंगे। ठीक है, डोज सेम है 0.1। अब जब ये प्लाज्मा ग्लूकोज जब 250 में आ जाएगा ना, 250 mg/dl जब हो जाएगा ग्लूकोज, तब फिर हम इस इंसुलिन को बंद कर देंगे और हम 5% डेक्सट्रोज देंगे। 5 to 10% है, आप 5% याद रखिए। 5% डेक्सट्रोज देंगे और इंसुलिन का जो इन्फ्यूजन रेट है वो 0.05 to 0.1, मतलब इसका हाफ कर दिया हमने। उतने यूनिट्स पर kg पर आर देंगे। पहले हमने इंसुलिन दे दिया IV में, उसके बाद हमने चेक किया ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज आ गया 250, तो अब हम देंगे डेक्सट्रोज प्लस इंसुलिन, लेकिन ये इंसुलिन अब हो जाएगा 0.05 और ये डेक्सट्रोज जो है वो 5% होगा। तो इस तरीके से कुछ हम करेंगे। अब क्यों यहाँ पे हम डेक्सट्रोज ऐड करें, क्योंकि अगर हम फिर ज़्यादा इंसुलिन देते रहेंगे तो अगेन हाइपोग्लाइसेमिया हो जाएगा, जो हमको नहीं चाहिए। तो ये हो गया इंसुलिन का। और एक दूसरा चीज़, जैसे ही पेशेंट थोड़ा नॉर्मल होता हुआ आए तो हम उसको वापस जो हमारा सबक्यूटेनियस इंसुलिन वो पहले लेता था उसमें स्विच कर सकता है। इनफैक्ट पहले हमको सबक्यूटेनियस इंसुलिन दे देना चाहिए, वो इन्फ्यूजन स्टॉप करने से पहले ही। ये देखिए, सबक्यूटेनियस इंसुलिन देना चाहिए एटलीस्ट 2 आवर बिफोर इंटरप्शन ऑफ इंसुलिन इन्फ्यूजन, क्योंकि हम इंसुलिन अभी IV में दे रहे हैं ना, तो जैसे हमने सडनली स्टॉप कर दिया तो चांसेस है कि फिर से वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हो। तो आप स्टॉप करने के 2 घंटे पहले से ही सबक्यूटेनियसली फिर से उसको नॉर्मल डोज पे देना चालू कर दीजिए। अब तीसरा जो है वो है पोटेशियम डिप्लीशन। तो पोटेशियम के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो आप पोटेशियम का लेवल चेक करो।
अगर वो मोर देन 5.2 है तो वहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस मॉनिटर करते रहो। अगर वो लेस देन 3.3 है मतलब पोटेशियम लो है, तो आपको पता है कि अगर हाइपोकैलेमिया है तो वहाँ पे चांसेस है कि अरीथमिया हो सकता है, टॉर्सिडी पॉइंटस हो सकता है, तो हमको वो सब नहीं चाहिए। तो वहाँ पे हम इंसुलिन को स्टॉप कर देंगे, होल्ड में रखेंगे, मतलब रुक जाएंगे तब इंसुलिन और नहीं देंगे। क्योंकि इंसुलिन क्या करता है, इंसुलिन पोटेशियम जो कि बाहर था सेल के उसको वापस सेल के अंदर ले जाता है, उसको फिर से इंट्रासेलुलर बना देता है। तो उससे क्या होता है, हाइपोकैलेमिया। तो अगर हाइपोकैलेमिया हो रहा है तो हमको इंसुलिन को रुकना है और पोटेशियम को हमको सप्लीमेंट करना है 20 to 30। ठीक, वही अगर पोटेशियम 3.3 to 5.2 में है तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि 20 to 30 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम हमको बस दे देना है, लेकिन इंसुलिन को होल्ड नहीं करना है क्योंकि अभी भी मॉडरेट वाले रेंज में है। अभी ये 20 to 30 जो यहाँ पे है ना, ये हम 40 तक भी ले सकते हैं क्योंकि हाइपोकैलेमिया हो गया है, तो 40 तक लेना इज़ ओके। पर जब ये मेरी मतलब इंटरमीडिएट वाले रेंज में है तब आप 20 to 30 मिली इक्विवेलेंट पोटेशियम बस सप्लीमेंट कर दीजिए। अब लास्ट वाला जो है वो है एसिड बेस बैलेंस को ठीक करना है। तो पहली बात तो अगर जो pH है वो लेस दैन 6.9 है, या फिर आप 7 भी याद रख सकते हो, अगर लेस दैन 7 है तभी हमको कुछ करना है, नहीं तो अगर मोर देन 7 है तो उसको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर pH लेस दैन 7 है मतलब एसिडोसिस है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट देते हैं। ओके, तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है ये जब आप देते हो ना, साइड बाय साइड आपको पोटेशियम का मॉनिटरिंग भी करना है। अब यहाँ पे पोटेशियम मॉनिटरिंग क्यों करना है, अगर आपको वो बात याद हो कि जो pH होता है वो इन्वर्सली होता है तो पोटेशियम, तो यहाँ पे हम सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहे हैं मतलब हम एसिडोसिस को करेक्ट कर रहे हैं, तो हम pH को बढ़ा रहे हैं। अगर pH बढ़ेगा तो पोटेशियम घटेगा, तो इसलिए हम मॉनिटर करते हैं कि कहीं हाइपोकैलेमिया ना हो जाए, क्योंकि हाइपोकैलेमिया हुआ तो अगेन वहाँ से अरीथमिया हो सकता है और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट सिर्फ तभी देना है जब एक्चुअली में एसिडोसिस हुआ हो, लेस दैन 7 में हो। तो अब ये होता है कि इन सब के अलावा और क्या करना है, क्योंकि हमने देखा था कि फॉस्फोरस जो है वो ड्रॉप हो जाता है उसका, तो इसके लिए हम यूजुअली कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। और दूसरा है, अगर कॉन्करेंट इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक्स दो, उसको ट्रीट करो। तो अब ये डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को हम ये जो ट्रीटमेंट इसका चला रहे हैं तो इसको बंद कब करना है, जब ग्लूकोज हमारे लेस दैन 200 में आ जाए, बाइकार्बोनेट मोर देन 18 हो जाए, pH भी मोर देन 7.3 हो जाए, ऑस्मोलैलिटी भी ठीक हो जाए, बिलो 315 आ जाए, और पेशेंट खुद से खाना खा पाए, मतलब हीमोडायनेमिकली स्टेबल हो गया है पेशेंट। तो जब आपको ये सारे फीचर्स दिखेंगे तब आप समझ जाना कि आपका मैनेजमेंट सही हुआ है, और अब वहाँ पे उसको नॉर्मल फिर जो उसका इंसुलिन था उसके डोज को देखना है कि उसको ये क्यों हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इंसुलिन गलत टाइम पे ले रहा था, गलत डोज ले रहा था, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स का डोज ज़्यादा ले रहा था, तो आपको फिर वो सब देख के उसको घर भेजना है। तो ये था बेसिकली उसका ट्रीटमेंट। 4 चीज़ें अगेन आपको हेडिंग्स बता देती हूँ। एक तो आपको फ्लूइड के बारे में लिखना है, आपको इंसुलिन के बारे में लिखना है, पोटेशियम का लिखना है, एसिड बेस बैलेंस का लिखना है, और एंड में इन्फेक्शंस के बारे में लिखना है। ठीक, तो यही था हमारा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। मैं बता दूं कि मैंने ये जो बुक फॉलो किया है ना, ये अर्जित भलूर का बुक है मेडिसिन का, और ये सेकेंड एडिशन है। तो अभी उसके नए एडिशन्स भी हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हो आप कर सकते हो, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है, मेजॉरिटी चीज़ें सेम ही है। और अगर आप कोई दूसरा बुक फॉलो करते हो और उसमें कुछ पार्ट मिसिंग है तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, या फिर साथ में साइड में नोट्स भी बना सकते हो, तो जैसे आपको ठीक लगे। अगर आप कोई दूसरा टॉपिक के जो आप पढ़ना चाहते हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।